गुड इवनिंग। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले आ जाओ फिर बताते हैं, ठीक है। आईएनएम की एक क्लास रह गई थी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पहले आ तो जाओ सारे लोग, आ तो जाओ। हाँ, तो ऐसा है कि आपकी कल जो है वो क्लास हो नहीं पाई ना, अनफॉर्चुनेटली। कल मैं छुट्टी पे था, बेटे की तबीयत सही नहीं थी तो मैं छुट्टी पे था। तो क्लास तो लगी थी पर वो हो नहीं पाई। तो अभी हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें 1935 से 47 वाला ये पोर्शन पढ़ना बाकी रह गया है, ठीक है। ये पोर्शन पढ़ना बाकी रह गया है। पर क्या होता है कि आपका जो बैच होता है उसका एक स्टडी प्लान बना होता है। तो उस स्टडी प्लान में मैंने 15 क्लासेस दी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो उसमें से 14 हो गई, एक रह गई। एक वो हम लोगों की गड़बड़ हो गई थी वेंसडे वाले चक्कर में, तो उनके वाले रडार पे तो वो पूरा हो गया। तो अब मैंने आज उनसे बात कर ली है। तो उनका कहना ये है कि सर ये वाली जो क्लास आपकी रह गई है, इसको आप सैटरडे में ले लीजिए आप, ठीक। तो इस आने वाले शनिवार, यानी आज आपका क्या है, आज बुधवार है ना शायद, तो शनिवार को ये क्लास मैं लूंगा आपकी 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक। कितने बजे से? 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। 3 to 5 अच्छी चीज है। तब तक आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे जिन लोगों का रह गया होगा। कल तो हुई ही नहीं बेटा क्लास, वो तो हटेगी क्लास अब। कल नहीं हुई थी ना क्लास, वो मेरे को नहीं था आइडिया कि मुझे क्लास हटानी पड़ेगी लीव पे जाने के लिए। तो मैं नहीं जानता था ये चीज कि ये करनी पड़ेगी, इस वजह से ये चीज गड़बड़ हो गई। हाँ, तो मैंने आज सुबह ही आके सबसे पहले यही बात की कि भाई मेरे बीपीएससी वाले बच्चों का एक क्लास रह गया तो उसको कैसे करूं अब मैं। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आप सैटरडे में ये करा देना, ठीक है। अब आज से जो बिल्कुल नए बच्चे ज्वाइन किए होंगे निर्वाण 2.0 वाले, वो ये मान के चलिए कि आपका सोशल साइंस शुरू है, ठीक। आपका मैं सोशल साइंस खत्म करके दोबारा से इंडियन नेशनल मूवमेंट जब करूंगा तो आप उसमें पढ़ेंगे। और जो बच्चे पहले से निर्वाण बैच वाले पढ़ रहे हैं उनका आज आप आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, सोशल साइंस स्टार्ट हो रहा है। जो बचा हुआ पार्ट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो मैं सैटरडे को करा दूंगा 3 से 5। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। इस एक क्लास के लिए कितना पेज छोड़ दें? इस एक क्लास के लिए कम से कम 5 से 6 पेज छोड़ दो, ठीक है। बट ये थर्ड नंबर क्लास शोर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो हो जाएगा। वो क्लास तो मेरे ऊपर है ना चेंज करना, क्लास तो मेरे ऊपर चेंज करना है ना, ठीक है। क्लियर है? अब सुनिए जरा बात ध्यान से। देखिए, सोशल साइंस के लिए हमें जो है वो प्रहार बैच का मेरे को नहीं आइडिया है बेटा। कल क्लास नहीं हुई थी, हाँ बेटा कल नहीं हुई थी क्लास, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सोशल साइंस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सोशल साइंस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो आपको क्लियर कट बोला गया है कि आपको पढ़ना है एससीईआरटी बुक। क्या पढ़ना है? एससीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है। एससीईआरटी बुक पढ़नी है 6 से 10 तक की, ठीक। कितनी? 6 to 10 तक की, ठीक है। बेसिकली आपको 8 तक पढ़नी है पर उन्होंने 10 तक बोल दिया है, क्योंकि अगर आप 9-10 में जाएंगे तो हिस्ट्री में वर्ड हिस्ट्री है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। खासकर पीआरटी में तो कतई नहीं पूछी जाएगी। और भी चीजें हैं जो पीआरटी में नहीं आएंगी। तो पीआरटी वाले तो 8 तक पे फोकस करिए, ठीक है। पीआरटी वाले तो 8 तक पे फोकस करिए। स्टडी लवर स्मिता कह रही गुरुदेव आज मेरा जन्म, अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ध्यान देना है 6 to 8 तक वाले पे, ठीक। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि एक तो हम इसका आपको वन लाइनर कराएं। वन लाइनर इन द सेंस कि इसके अंदर
वो बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें कराए भी हुए थे वाईटी के ऊपर, जिन बच्चों ने देखा होगा कि स्पूनर नाम के विद्वान थे जिनको पटना में कुम्हरार से क्या मिला था, मौर्य काल का एक महल मिला था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हल का कर्मचारी क्या करते हैं बिहार में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किस राजा की जो है वो घोड़े पर मूर्ति मिली है, सिक्के सिक्के पे घोड़े पे उसकी मूर्ति मिली है कुमारगुप्त की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा था पहले सारे लोग आ जाओ। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो क्लास बच गया है वो इस सैटरडे को दोपहर 3 से 5 के बीच में पूरा करूंगा। ठीक, क्लियर? अब सुन लो, तो वन लाइनर कराऊं मैं इसका। ठीक है, प्लस इसके साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। इसके साथ हम लोग क्या कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। क्यों? क्योंकि अगर ये पेपर 24, 25, 26, 27 अगस्त में होगा तो सोशल साइंस एक्चुअली में जितना बड़ा है उतना आप कवर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और आप क्या, कोई कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, हाँ देख लेना, जिसने जिसने वो ले रखा है महापैक, वो तो कुछ भी देखे, उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ बेटा पीआरटी वाले 8 आप वो पढ़िए जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस सिंपल समझिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता चलूं मैं आपके साथ साथ, और उसके साथ में आपको एससीईआरटी बुक की वन लाइनर मैं क्या करूं, रेडी करके आपको पढ़ा दूं। ठीक, आपको पढ़ा दें। ठीक है, एक तो आपका ये है तरीका। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दें, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिक्कत यह है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में बहुत तारतम्यता क्या होती है, टूटती है। लेकिन फिर भी बिहार को ध्यान में रखते हुए, बिहार को ध्यान में रखते हुए, हाँ बेटा टीजीटी पीजीटी वालों को भी देखनी है क्लास, उनके भी तो जनरल पेपर में आएगा, उनके भी तो जनरल पेपर में आएगा। ठीक है, हाँ तो बिहार को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ टॉपिक समझना पड़ेगा। जैसे आपको एक तो स्टोन एज में थोड़ी बहुत बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कहां समझनी पड़ेंगी, पाषाण काल में थोड़ी बहुत बात आपको समझनी पड़ेगी, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कुछ बातें यहां पर जाननी आपके लिए जरूरी है, यहां से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, नहीं बेटा कल क्लास नहीं हुई थी, हाँ बेटा पीआरटी के लिए है, टीजीटी जो जनरल पेपर है सबका उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद हम मौर्य काल, सॉरी मौर्य से पहले जैन और बौद्ध पर चर्चा करें, जैन और बौद्ध धर्म पे चर्चा करें, खासकर किस पे, खासकर बौद्ध धर्म पे, बुद्धिज्म पे, खासकर बुद्धिज्म पे। ठीक, महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद में भी स्पेशली किस पर, मगध साम्राज्य पे, स्पेशली किस पर, मगध साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट बता दूंगा, वही पढ़ के आप चले जाइएगा। ठीक है, वैदिक को जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और जैन तो उसी में समझ लेंगे, मैं वो बता रहा हूं जो आपको बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो आपको बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आप आ जाओ
तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, पर एंशिएंट और मिडिवल तक मिलाकर इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हमको दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को टच करते हुए इसमें से चीजें पढ़नी है। मुगल एम्पायर को टच करना है। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको शेरशाह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपकी एससीईआरटी बुक में दे रखा है उसके बारे में। ठीक, तो यहाँ उतना पढ़ेंगे जितना आपकी एससीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। ठीक, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे हमको क्वेश्चन आपको ज्यादा कराने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में जब आप आएंगे, जब आप आधुनिक भारत में आएंगे तो आधुनिक भारत में आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अराइवल एंड एस्टैब्लिशमेंट, अराइवल एंड एस्टैब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद आपको 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा पोर्शन है। ठीक, अब आपकी एससीईआरटी की किताब में कुछ पुराने चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी से उठाए गए। ठीक है, वो भी हम लोगों को देखते हुए चलना है, जिसमें कुछ राष्ट्रीय हमारे जो लीडर्स हैं उन पर चर्चा की गई है, आर्ट पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, विलियम डैनियल और इनके नाम आपको जानने होंगे, उन पर चर्चा हुई है। ठीक है सर, जीवेश सर तो एंशिएंट हिस्ट्री तो स्टार्ट किए हैं। नहीं, अच्छा है, अगर वो स्टार्ट किए हैं तो अच्छा है। आप देखो, जो चीज जहां से मिल रही वहां से पढ़ो। मुझे सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में इसलिए आपको पढ़ाना है क्योंकि एससीईआरटी वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो आपको जरूरी है करना। इसलिए जीवेश सर जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए, पर मेरी वाली क्लास में आप बेसिकली जो आपकी एससीईआरटी बोर्ड की बुक है ना, जो आपकी एससीईआरटी बोर्ड की बुक है, वो करना बहुत जरूरी है। आप इसको समझिए बात। ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया हिस्ट्री का पोर्शन। अब आ जाते हैं पॉलिटी पे। अब आ जाते हैं आपकी पॉलिटी पे। पॉलिटी के अंदर एक तो वो वाली पॉलिटी होती है जो आप पढ़ रहे होते हो, कि जिसमें आप आर्टिकल्स पढ़ते हो और ये पढ़ते हो वो पढ़ते हो, और एक है जो आपकी एससीईआरटी वाली पॉलिटी है, जो एनसीईआरटी के बड़े करीब है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको डेमोक्रेसी पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डेमोक्रेसी पढ़ना है, इसमें आपको डाइवर्सिटी पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, विविधता एवं भेदभाव पढ़ना है। इसको बोलते हैं लोकतंत्र, इसको बोलते हैं क्या, विविधता एवं विविधता एवं भेदभाव। ठीक, क्या बोलते हैं, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है बिहार को देखते हुए। ठीक, बिहार को देखते हुए पंचायती राज पढ़ना है। ठीक है, बिहार को देखते हुए पंचायती राज पढ़ना है। जनरल साइंस की क्लास हो तो रही है बेटा, ले तो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही, क्या मैंने, नहीं नहीं नहीं, ये सबको पढ़ना है। तुम लोग सिलेबस देखे नहीं हो क्या यार? सिलेबस नहीं देखे हैं क्या आप लोग? मैंने सिलेबस पे वीडियो भी कर रखी है वाईटी के ऊपर। आपके सिलेबस में सोशल साइंस मेंशन है और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो अलग से मेंशन है। उसमें तो आपको जम लगा के पढ़ना है बिल्कुल।
पूजा मिश्रा जी, आप 1 से 5 वर्ग का पेपर दे रही हैं? अरे नए स्टूडेंट हैं तो भी भाई, वर्ग 9-10 का दे रही हैं तो आपके वर्ग 9-10 में भी सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है। आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो अलग चीज है, ये अलग चीज है बेटा। इसमें एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ठीक है? जो आर्टिकल पढ़ना होगा, जो जरूरी है वो सब मैं बताऊंगा ना, काहे परेशान हो यार, ठीक है? ये जो क्लास आपकी चल रही है 8 to 9 PM वाली, सुनिएगा ध्यान से, 8 to 9 PM वाली, इस क्लास को तीनों लोगों को देखना है। तीनों लोगों का मतलब जो वर्ग 1 से 5 वाले तैयारी कर रहे हैं, जिनमें 120 मार्क्स का पेपर होगा जीएस का, उनको भी पढ़ना है, जिनको आप क्या बोलते हो, पीआरटी। जिनका टीजीटी है यानी 9-10 वाला पेपर है, उनका जीएस का पेपर आएगा कितने नंबर का, 40 नंबर का, ठीक? और जिनका 11-12 वाला है, यानी आपका जिनका पीजीटी है, उनका कितना आएगा, 40 नंबर का जीएस आएगा, ठीक है? तो ये क्लास तीनों बच्चों को देखनी है, ठीक? इनको ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि इनमें मार्क्स ज्यादा आएंगे, इनमें मार्क्स कम आएंगे उससे रिलेटेड। जैसे यहां पर एसएसटी से आपके कितने नंबर आ जाएंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एसएसटी से आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। यहां पर एसएसटी से आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। उसी तरह से ये चैप्टर अलग से मेंशन किया गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आ गई बात समझ में? अब आ गई बात समझ में? अब आ गई बात समझ में? बेटा सोशल साइंस मेंशन अगर नहीं भी है इसमें, तो सामान्य अध्ययन मेंशन है, जनरल अवेयरनेस मेंशन है ना, जनरल अवेयरनेस मेंशन, तो ये वाला यहां आ जाएगा। अब आ गई बात समझ में? अनुपमा झा कह रही है सर आईएनएम के क्वेश्चन नहीं दिए। बेटा आईएनएम के क्वेश्चन और उसका वन लाइनर अगले मंडे तक, ठीक है? मतलब जो कमिंग मंडे है तब तक। अरे मैं कह रहा हूं कि चलो अगर नहीं लिखा है तो जनरल अवेयरनेस तो लिखा। तुम लोग में से आधे लोग जो पूछते रहते हो कि सर जनरल अवेयरनेस की क्लास कब होगी, अरे बेटा जनरल अवेयरनेस का मतलब यही तो होता है कि आपको थोड़ी हिस्ट्री आनी चाहिए, थोड़ी पॉलिटी, थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, थोड़ा साइंस आना चाहिए, यही ना होता है भाई। नहीं, हम करंट अफेयर्स क्यों पढ़ाएंगे बेटा, सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, हैं? सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो अब, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आप लोग गड़बड़ कर दिए पॉलिटी की। तो पंचायती राज के बारे में पढ़ना है बिहार में, ठीक? उसके बाद थोड़ी बहुत बातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में करनी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में बात करनी है, ठीक? मीडिया के ऊपर कुछ बात करनी है, ठीक है? मीडिया पे कुछ बात करनी है। लैंगिक असमानता पर बात करनी है, लैंगिक असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर पे बात करनी है। जीएस की क्लास कोई अलग से नहीं लेगा, जीएस में ही सब कुछ आता है। जैसे मैं 8 बजे जो पढ़ा रहा हूं वो जीएस में आएगा। जीएस कुछ अलग से सब्जेक्ट थोड़ी ना है यार, क्या हो गया है तुम लोग? पहले पेपर वेपर नहीं दिए हो क्या कभी? ठीक है?
ठीक, तो ये इतनी चीजें आपको क्या है पॉलिटी के अंदर आनी है। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि आप जो है वो पहले नंबर पे क्या पढ़ना चाहते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब बिहार में आपको इतना समय मिलने वाला था कि आप तैयारी भी करेंगे, आप रिवीजन भी करेंगे? कहाँ, किस दुनिया में हैं आप? मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, फिर समझा रहा हूं, वो दिन लद गए जब अब नोटिफिकेशन निकलेगा और 6-8 महीने बाद पेपर होगा। अभी यूपी में बस बचा हुआ है। अब सरकारें आपको पेपर लेने और में समय नहीं देंगी, क्योंकि उनको अपनी नाकामयाबी छुपानी है, इसलिए वो एडवर्टीजमेंट निकालेंगी और 60 दिन के अंदर एग्जाम ले लेंगी। अब तो वैसे भी सारे एग्जाम धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अब आपको ना अपनी अगर तैयारी करनी है तो आपको पहले एक प्रॉपर अपना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, 6-8 महीने का प्लान रेडी करना पड़ेगा और पहले से बैच वैच ज्वाइन करके प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। वो जमाना लद गया है कि आप पहले सिलेबस पूरा करेंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप 5 पन्ने का नोट्स बनाएंगे, एग्जाम हॉल में घुसते घुसते बाहर खड़े होकर वो पढ़ेंगे। वो सब जमाने लद गए हैं, बाहर निकल जाइए उनसे। आधे लोग हिस्ट्री कह रहे हैं, आधे लोग पॉलिटी कह रहे हैं, गजब हाल है। चलो एक काम करते हैं, पहले पॉलिटी पढ़ा लेते हैं। ठीक, पहले क्या कर लेते हैं, पॉलिटी ही पढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो। तो पॉलिटी के अंदर जो है वो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? पॉलिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी। ठीक, क्या है पॉलिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है पहला टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? और डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा है कि अब्राहम लिंकन ने ऑलरेडी ये बात सबने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे, सुने होंगे नाम अब्राहम लिंकन, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या बोला था? बाय द पीपल। उन्होंने क्या बोला था? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड, ठीक है, क्या बोला था? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब लोगों का, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन। लोगों के लिए शासन। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात है रूल। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? रूल। तो रूल का मतलब क्या है? रूल का मतलब क्या है कि शासन कौन करेगा? शासन कौन करेगा? पीपल। शासन कौन करेगा? जनता। तो लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में कौन रूल करता है? जनता। लोकतंत्र में कौन रूल करता है? जनता। ठीक, तो क्या यह बात कही जा सकती है कि लोकतंत्र की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, लोकतंत्र की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो सुप्रीम पावर होती है, वो कौन होती है? जनता। हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज पीपल। लोकतंत्र की लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित
होती है। लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है, ये बात कही जा सकती है, कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती, बोलो जल्दी। ठीक है, तो ये सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2 बार पूछा जा चुका है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पीआरटी वालों, तुम लोग ध्यान दो कायदे से। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति किसमें होती है, ऑप्शन लिखा होगा संसद में, राष्ट्रपति में, जनता में, संविधान में, तो आंसर क्या लगा के आओगे? क्या लगा के आओगे? आंसर क्या लगा के आओगे? जनता में। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करती है, शासन करती है, वो लोकतंत्र कहलाता है। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जनता खुद पे खुद से शासन कर पाए? 1 अरब 40 करोड़ के देश में क्या ये पॉसिबल है? बोलो, नहीं पॉसिबल है। तो जनता फिर क्या करेगी? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। क्या करेगी? प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे वाले को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र में सारे के सारे जो है देश जो हैं, ज्यादातर क्या, जितने भी लोकतंत्र देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, पब्लिक क्या करती है, पब्लिक वोट करती है, और वोट कर कर क्या चुनती है, अपने प्रतिनिधि। वोट कर कर अपने क्या चुनती है, प्रतिनिधि। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक, तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, वोट करना होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं, लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं, लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं और जो वोटिंग होता है, ये उसकी क्या है, आवश्यक प्रक्रिया है या नहीं है? ये उसकी आवश्यक प्रक्रिया है या नहीं है? कंपल्सरी प्रोसेस है या नहीं है? तो लोकतंत्र में चुनाव होगा, होगा ना। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र में चुनाव कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फ्री कह रहा हूं, लोकतंत्र में जो चुनाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टाइमली और फेयर होना चाहिए, समय से होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शम्स परवेज जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो लास्ट पार्ट है वो लाइव लूंगा इस सैटरडे को। कल क्लास नहीं हुई थी, इसलिए वो अपलोड नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो फेयर इलेक्शन होता है। अब चुनौतियां सरकार के पास हैं कि वो इलेक्शन फेयर करा पाते हैं, नहीं करा पाते। 50 तरह की समस्या आती है इलेक्शन कमीशन में, ये सब समझोगे। ठीक है, तो पब्लिक जो है वो वोट करके क्या कर रही है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है, सरकार बना रही है वो। ठीक है, तो इसमें जो वोटिंग का क्राइटेरिया रखा गया है, वोटिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना रखा गया है, 18 ईयर्स रखा गया है। कितना रखा गया है, 18 ईयर्स रखा गया है। हालांकि ये शुरू से ऐसा नहीं था। संविधान जब हमारा बना था, संविधान पारित होने के समय वोटिंग की एज, वोटिंग की एज कितनी थी, 21 ईयर्स थी, 21 ईयर्स थी। फिर उसे बाद में घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक, तो किस संविधान संशोधन से, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989,
ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन से वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, बीपीएससी ने भी पूछा है, पूछ रखा है, बीपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो आपसे भी टीचिंग रिक्रूटमेंट वाले में भी पूछा जाएगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, ठीक, क्लियर है? तो सबके लिए 18 रखा गया है, तो वोटिंग का ऐसा क्राइटेरिया जो सबके लिए समान है, जो सबके लिए समान है, इक्वल फॉर ऑल, इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए समान हो, ऐसे वाले को क्या बोला जाता है? ऐसे वाले को बोला जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक, क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। और जब इसमें 18 वर्ष लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या हो जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, क्या हो जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो जाता है। ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो जाता है। ठीक है, 1893 में 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया था, यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया था। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था? यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया था। तो ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ठीक है, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूवीआर लिख दिया है, सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। इसको जो है हम और क्या बोलते हैं? इसको जो है वो हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सफरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सफरेज कहते हैं। इसमें ये जो वर्ड है सफरेज, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट टू वोट। क्या मतलब होता है इसका? वोट का अधिकार। ठीक है सर, डेमोक्रेसी सबसे पहले न्यूजीलैंड में? नहीं 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 नहीं, डेमोक्रेसी सबसे पहले न्यूजीलैंड में नहीं आएगी। मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल वोटिंग राइट सबसे पहले डेमोक्रेसी में, यूनिवर्सल वोटिंग राइट सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया। डेमोक्रेसी तो सबसे पहले अमेरिका, अमेरिका पहला डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा ना अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, वो डेमोक्रेटिक कंट्री। तभी तो अब्राहम लिंकन बोल रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। लोकतंत्र कौन, अब अब्राहम लिंकन क्यों परिभाषा दे रहा है? अब्राहम लिंकन यूएस से है, तो वही तो बता रहे हैं ना, उन्हीं के अंडर डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की बात हुई थी ना। ठीक है,
यूवीआर कहां से लिया गया, न्यूजीलैंड होगा? नहीं, वही अब वही बात समझा रहा हूं। सफरेज वर्ड का मतलब ही क्या होता है? राइट टू वोट। सफरेज वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? राइट टू वोट, यानी वोट का अधिकार। ये जो वर्ड आया, इस वर्ड को महिला मताधिकार आंदोलन से ये वर्ड आया था, जब महिलाओं ने अपने लिए भी मतों के अधिकार की मांग की। तो इसका मतलब क्या शुरू से महिलाओं को मतों का अधिकार रहा होगा? क्या विमेन्स को शुरू से वोटिंग का राइट रहा होगा? बताइए। नहीं रहा होगा। नहीं रहा होगा ना। इसका मतलब महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए संघर्ष किया होगा। तो उसी संघर्ष को हम क्या नाम बोलते हैं? विमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन। महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन 19th सेंचुरी से चल रहा था और 20th सेंचुरी तक चला। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी जो महिलाएं थीं, उन्होंने, किसी ने रेडियो संभालने का काम किया, किसी ने ट्रंक संभालने का काम किया, किसी ने जो है वो लेटर टाइपिंग का काम किया, कोई लॉन्ड्री का काम कर रहा था, कोई नर्स का काम कर रहा था। तो महिलाओं ने ये दिखाया कि वो अच्छा काम कर सकती हैं, उनको भी बराबरी का स्तर मिलना चाहिए, या एटलीस्ट उनको मताधिकार तो मिलना ही चाहिए। पहले जो मताधिकार था वो संपत्ति के आधार पर दिया जाता था। तो यहां से एक आइडिया निकल कर आया कि हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को अधिकार दे सकते हैं। तो ऐसे में दोनों को अधिकार देने का काम उन 1893 में न्यूजीलैंड ऑलरेडी कर चुका था। तो बाकी के देश क्या होंगे? धीरे धीरे अपने यहां महिलाओं को मताधिकार देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कब दिया? तो इसके बाद जो है बहुत सारे देशों ने क्या किया, इस आंदोलन के बाद बहुत सारे देशों ने, जैसे 1902 में ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, 1902 में ऑस्ट्रेलिया में मताधिकार दिया गया, 1917 में रूस में मताधिकार दिया गया, 1920 में 1920 में अमेरिका ने मताधिकार दिया महिलाओं को, और 1928 में इंग्लैंड ने अपने यहां विमेन्स को वोटिंग राइट दिया। तो औरतों को वोट का अधिकार, औरतों को वोट का अधिकार। ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि भारत में कब मिला। आप बताइए, क्या भारत में ये आइडिया लोग मानेंगे कि पुरुषों को अधिकार हो और वोट का अधिकार महिलाओं को ना हो? पुरुषों को वोट का अधिकार हो और महिलाओं को ना हो, माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। तो भारत में किस तरह से वोट का अधिकार दिया जाए? तो गांधी जी ने अपनी जो उनका जो न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उसमें बहुत पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि मताधिकार सबको क्या मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए, बराबरी के स्तर पर मिलना चाहिए। कि किसी की, जिसकी राजनीतिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है, उनसे छीन लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत में हमने, जिस दिन हमारा संविधान पास हुआ, हम उसी दिन से सबको क्या कर दिए, यूनिवर्सल वोटिंग राइट दे दिए। हम इंतजार नहीं किए कि हमारे यहाँ कोई सड़क पे उतरेगा तभी मिलेगा। तो संविधान किस दिन पास हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो भारत में 26 जनवरी 1950 से ही सबको क्या मिल गया, महिलाओं का मताधिकार आ गया।
सर लैपटॉप में वॉइस स्लो आ रहा है 100। अब यार इसके लिए हम क्या बताएं, हम तो प्रॉपर बोल रहे हैं, यहाँ माइक लगा हुआ है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आ जाएगा। ठीक है, तो भारत में हमारा जब संविधान बन के तैयार होगा, तो संविधान कब तैयार होगा? 1949 में। तो अगर हमसे ये कहें कि हमारे यहाँ जो मताधिकार दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, तो हमने संविधान जब बनाया तभी दे दिया महिलाओं को अधिकार, तो 49 में ही दे दिया गया। लागू कब से होगा? 50 से लागू होगा। ठीक है, लागू कब से होगा? 50 से। क्लियर है? महिलाओं को मताधिकार ब्रिटिश इंडिया में नहीं था बेटा। अरे यार तुम लोग, कई लोग बाद बाद में ज्वाइन करते हो क्या? जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं निर्बाण बैच के अंदर, उनका इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक क्लास बच रहा है, वो मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगा 3 से 5। ठीक, सैटरडे को एप्लीकेशन की क्लास नहीं होती, उनकी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं बोल ही रहा था कि मत करो, मेरे को आधा क्लास तो समझाने में निकल जाएगा, बच्चों को समझेंगे है नहीं, फिर वो कमेंट करने लगेंगे अरे ये हो गया वो हो गया। जो निर्वाण बैच के बच्चे हैं, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट सैटरडे को लास्ट पार्ट उसका पढ़ाऊंगा, जिसमें 35 से लेके 47 तक की बातें बताऊंगा। क्लियर? आज से सोशल साइंस स्टार्ट कर रहा हूं, पहली क्लास है, ये सारे बच्चों को देखनी है, चाहे आप निर्वाण 2.0 वाले हो, चाहे पहले वाले हो, चाहे आप 1 से 5 वाले हो, चाहे आप 9-10 वाले हो, 11-12 वाले हो, सबको देखनी है। जिसको नहीं देखना है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब हम बढ़े आगे। सर फिर इस बैच में कब होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट? इस बैच में जब सोशल साइंस खत्म करेंगे उसके बाद होगा। 50 दिन पहले बैच ज्वाइन किए हो तो बैच ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन में खत्म करा देंगे। तो रुको, अब इंतजार करो अगस्त का। ठीक है, चलिए। तो ये महिलाओं को मताधिकार इस देश में इस समय दिया गया। ठीक, क्लियर हो गई? ठीक है। अब लोकतंत्र में सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार की भूमिका क्या होती है? यानी जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। उसकी क्या भूमिका होती है? तो उसकी भूमिका होती है कि पहला तो वो क्या करती है? भागीदारी सुनिश्चित करती है, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करती है। और ये जो भागीदारी होती है ये दो तरह की होती है। जनता की जो भागीदारी होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? जनता की भागीदारी। अरे क्या बात हो गई भाई? जनता की भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा, भारत में प्रत्यक्ष भागीदारी का एग्जाम्पल है ही नहीं जनता के। क्यों? 5 साल में एक बार आता है जब आप क्या करते हो? वोट देते हो। इसलिए सोच समझ के देना चाहिए। 5 साल में एक बार जब आप वोट देने जाते हो, वही आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी है सरकार की भूमिका के अंदर, जो भी आप रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? ठीक। और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब आप सरकार पे क्या करते हो? दबाव बनाते हो। सरकार पर दबाव समूह के तौर पे काम करना, सरकार पर दबाव बनाना। दबाव बनाने का मतलब है जब आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पे दबाव बनाते हैं। ठीक,
रेल रोक देने से, पटरा उखाड़ देने से, बस फूंक देने से इससे सरकार पे दबाव नहीं बनता। इससे लॉ एंड ऑर्डर ही क्या होता है बल्कि टूटता है, और लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो फिर सरकार तोड़ती है अच्छे से ना। तो सरकार पर दबाव कैसे बनता है? धरना प्रदर्शन, बायकॉट। ठीक, सोचिए एक स्टेट में 1,76,000 वैकेंसी निकाली गई, 11 जुलाई लास्ट डेट है, 5 जुलाई हो गई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 जुलाई है, वो भी आउटसाइडर्स को जब अलाउड किया गया तब। उस स्टेट में अभी तक प्रॉपर 1,00,000 फॉर्म भी नहीं भरा गया है। सोचिए कितनी विकट संभावना है कि 1,00,000 फॉर्म भी अभी तक प्रॉपर वाले नहीं भरे गए हैं, जो कंप्लीट फॉर्म है। ये भी कल की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कल की रिपोर्ट है, 1,00,000 फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। 1,76,000 तो वैकेंसी है, और 29 जून तक तो मात्र 36,000 फॉर्म भरे गए थे। जब से आउटसाइडर्स को अलाउ किया गया तो फॉर्म की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। कारण, आधे से ज्यादा लोगों को फॉर्म कैसे भरना है यही नहीं पता। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको फॉर्म भरना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि फॉर्म में क्या भरें, सीटेट में क्या डेट लिखें क्या नहीं लिखें। कितनी विकट अजीब विडंबना है ये। इसका मतलब सरकार ने रिक्रूटमेंट रूल को बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला स्थिति हो गई है। रिक्रूटमेंट रूल तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और पेपर जिद पे अड़े हुए हैं कि पेपर अगस्त में लेना है। क्यों? क्योंकि बाद में इसी बात का प्रचार किया जाएगा कि देखिए हमने क्या कर लिया, हमने भर्ती करा ली। जब जब गरीब की थाली में पुलाव आए, समझ लेना देश में चुनाव आए। बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो सरकार पे दबाव बनाना, धरना प्रदर्शन करना, बायकॉट करना, सिग्नेचर कैंपेन करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी। ठीक, इसके अलावा वो क्या करते हैं? विवादों का निपटारा करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं? विवादों का निपटारा करती है सरकार, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने की कोशिश करती है। और तीसरा उसका काम है समानता और न्याय की स्थापना करना, समानता और न्याय की स्थापना करना। ठीक, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, टोटल फॉर्म फिर 2,34,000। हाँ तो बढ़ा होगा, जब से आउटसाइडर्स को अलाउ किया गया तभी तो बढ़ा है ना। उनको नहीं अलाउ किया गया था तब तक कहां भरा पा रहा था फॉर्म, और वो भी अभी तक केवल वो फाइनल सबमिटेड फॉर्म की संख्या अभी भी 1,00,000 कुछ हजार ही है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी 4 दिन पहले की है, तो हो सकता है बढ़ गया हो, बिल्कुल बढ़ गया हो। इसका मतलब तो यह है कि सोचिए कंपटीशन कितना कम है कि जितना नंबर बोला गया है पास करने के लिए, उतना भी अगर आप पा जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इससे मतलब इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्लियर है सर? पीडीएफ मिल जाएगा इस सेशन का। बेटा ऐसे ही होगा, इसी क्लास के बगल में, इसी क्लास के बगल में क्या हो जाएगा? इसी क्लास के बगल में आपको अटैचमेंट मिल जाएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इस समानता और न्याय की स्थापना के लिए क्या होगा? समानता और न्याय की स्थापना के लिए एक तो सरकार बनाती है कानून। समानता और न्याय की स्थापना कब होती है? जब सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाना, और उसके बाद योजनाएं चलाना। कानून बनाना और योजनाएं चलाना। अब ये जो कानून बनाने वाली बात है, कानून बनाने वाली बात आपको क्या होती है? संविधान में मिलती है कि कुछ कानून बनाए गए कि कैसे शासन चलेगा, और समय समय पे उस संविधान में सुधार होते रहते हैं और कुछ नए कानूनों को ऐड किया जाता है।
कि भाई 10-20 साल बीत गया तो 20 साल में सोसाइटी चेंज होगी तो कुछ चीजें क्या होंगी, बदली जाएंगी। ठीक। उसके अलावा कुछ वैधानिक कानून होते हैं, कुछ लीगल कानून। भाई दो टाइप में आप बांट सकते हो, एक जो संविधान में लिखे गए हैं और दूसरे जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं। जो संविधान में लिखे गए हैं उनको संवैधानिक कानून कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस बोलेंगे। जैसे आपका वोट देने का अधिकार, वो क्या है, संविधान के आर्टिकल 324 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप वोट दे सकते हो, है ना। और राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप सरकार से सूचना मांग सकते हो, ये एक वैधानिक कानून है। या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, एक वैधानिक कानून है, लीगल लॉ है वो। ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या होगा, इस चीज के लिए क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। विवादों के निपटारे में मतलब यह है कि अगर सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, ठीक, तो ऐसे विवाद को निपटाने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन सब का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और कानून की सीमा के भीतर होना चाहिए। ये चीज देखनी होती है। सर ये सब टोटल डायरेक्ट का एग्जाम्पल है? नहीं बेटा, ये विवादों का निपटारा के बाद समानता और न्याय की स्थापना की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट का एग्जाम्पल तो बता दिया। डायरेक्ट में तो बस आप वोट करते हैं, इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, आप धरना देते हैं, रैली होती है, मीडिया के माध्यम से आप काम करते हैं, मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, है ना, ये सब होता है उसमें। क्लियर है? ठीक है। दीप्ति जी 9-10 वाली साथ में शुरू हो चुकी है, इसको देखिए। जो अलग से क्लास है वो मैं कराऊंगा, इसको आप देखिए पहले। आपको 9-10th वाले वर्ग को, यानी टीजीटी एसएसटी वालों को पॉलिटी की ये क्लासेस देखनी है। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस उनको देनी है वो जब वर्ड हिस्ट्री खत्म करेंगे 9-10 वाले में, तब बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही। अब अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या हो जाएगा, संविधान। बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में संविधान को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में संविधान को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, फैक्चुअल बहुत कम बनते हैं। ठीक है। चलिए, तो कल होगी मुलाकात आप लोगों से। और फिर से बता दे रहा हूं, जो निर्वाण बैच के बच्चे हैं या पहले वाले बैच के बच्चे 9, 10, 11, 12 वाले, जो हमारा बचा रह गया इंडियन नेशनल मूवमेंट 1935 से 47, शनिवार को दोपहर 3 से 5 के बीच में पूरा करूंगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की वन लाइनर और क्वेश्चन आपको मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, नमस्कार।